हाय एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ नॉटी बेब के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें डियाओ को दिखाया जाता है, जो कि किसी को फ़ोन करके कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो जो है वो ई के घर में जाता है, यानी कि उसके पुश्तैनी घर में उसके डैड से मिलने के लिए। जब वो मेन डोर पे पहुंचता है तो वो एक किचन देखता है, जिसे देखकर उसको बचपन की कुछ याद आने लगती है। लेकिन उस यादों को रिकॉल करे उसके पहले ही वहाँ पे गार्ड आके उससे कहता है कि मिस्टर डियाओ, आप अंदर आ जाइए। तो डियाओ उसकी बात मानते हुए अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद डियाओ जो है वहाँ पे रखे ई के बचपन के फोटोग्राफ्स देखता है, और उसे अपने बचपन की सारी यादें याद आ जाती है कि किस तरह से वो ई के साथ बचपन में खेला करता था और उसी किचन को छूने की जिद पकड़ रहा था, और ई ने जो है उसे उठाकर उस किचन को पकड़ने के लिए मदद की थी। और वो इन सारी यादों को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पे ई के डैड आके उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ई बचपन में इतना ज़्यादा क्यूट नहीं था। तो डियाओ जो है उन्हें ग्रीट करता है। फिर ई के डैड जो है उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। ई के डैड पूछते हैं कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। डियाओ उनसे कहता है कि मैं अपनी शादी को बर्बाद करना चाहता हूँ। ई के डैड कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों। डियाओ कहता है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं दोबारा से कोशिश करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान बनकर नहीं रहना चाहता जिसको आपको और हिया को मिलकर प्रोटेक्ट करना पड़े। मैं हिया की साइड में रहना चाहता हूँ। तो ई के डैड कहते हैं कि हिया की साइड में रहना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है डियाओ। डियाओ कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं हिया का ख्याल रखना चाहता हूँ, तो मैं इस बात को मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मिलकर मुझे हर एक प्रॉब्लम से दूर रखें। हिया को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं ये कर लूँगा। क्या आप मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी देंगे। ई के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी कैसे दूँ अपने ही बेटे की शादी बर्बाद करने के लिए। तो डिया उनसे कहता है कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो इस सब का जिम्मेदार मैं हूँगा, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, और वोंग फैमिली मेरा इस्तेमाल करके आप लोगों को लूट नहीं पाएगी। वो आप दोनों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी, और सबसे आसान तरीका यही होगा शादी को बर्बाद करने का कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ई के डैड कहते हैं क्या ई को इस बारे में पता है। तो डियाओ कहता है कि हाँ, उन्होंने इस बात पे अग्री किया है। डियाओ कहता है कि चैन फैमिली ने आज तक वॉन फैमिली को बहुत कुछ पेड किया है डैड। ई के डैड कहते हैं कि हमने ये सब कुछ पेड किया क्योंकि तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ था। उनको रेसिंग लैंड देना या फिर हमारे बिजनेस में भागीदारी बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो डियाओ कहता है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा डैड। मेरे डैड और वोंग फैमिली मिलके आप लोगों को लूट रहे हैं। ई के डैड कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी फैमिली है, और मैं नहीं चाहता कि आगे जाके भविष्य में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। डियाओ कहता है तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहते हैं डैड। ई के डैड कहते हैं कि अगर तुम मेरी एडवाइस जानना चाहते हो तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें अपनी फैमिली से दूर नहीं होना है। उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। ये तुम अच्छे से जानते हो कि हमने तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जब तुम 7 साल के थे। उसके बाद हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जब तुम और ई ने एंगेजमेंट की थी। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुम दोनों शादी नहीं करते या फिर 5 साल के अंदर तुम्हारा डिवोर्स हो जाता है तो रेसिंग ट्रैक के लैंड के पैसे हमें देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें गलती तुम्हारे फैमिली की हुई तो वो लैंड जो है वो चैन फैमिली को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि तुम्हें इस शादी को बर्बाद करना है तो मेरी एक कंडीशन है। ई के डैड कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब तुम मेरे आदमियों से बच पाओगे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, वरना मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। डियाओ कहता है कि डैड सिर्फ 30 मिनट। तो ई के डैड कहते हैं कि 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा, उतने में ही तुम्हारे फैमिली की गलती सामने आ जाएगी और वो जो है हमें कंपनसेट करने के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि तुम शादी से भाग गए हो। इस सब के बावजूद अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो ठीक है, वरना तुम आगे से ये सब नहीं करोगे और तुम मुझे और ई को ये सब कुछ हैंडल करने दोगे। तो डिया उनकी बात मान लेता है। ई के डैड कहते हैं कि अच्छी बात है, टेशा चैन, यानी कि वो उसे चैन फैमिली का हिस्सा मानते हैं। तो डियाओ कहता है लेकिन डैड अभी भी मैं वोंग फैमिली का हिस्सा हूँ, और ऐसा बोल के वो दोनों जो है स्माइल करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डियाओ को जो है ई के डैड बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। जैसे ही डिया उन्हें बाय बोल के जाने वाला होता है तो ई के डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि डिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।
कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्लान कैसा होगा और तुम वोंग फैमिली को किस तरह से हैंडल करोगे, लेकिन मैं आज भी तुम्हें चैन फैमिली का हिस्सा मानता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा वेलकम यहाँ पे करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे बेटे रहोगे। तो डियाओ ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। डियाओ उन्हें बाय बोल के चला जाता है तो उसके डैड सोचने लगते हैं कि हिया ने उनसे क्या कहा था। हिया ने कहा था कि डियाओ चाहे जो कुछ भी डिसाइड करे, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ई के डैड कहते हैं कि तुम शादी करना भी चाहते हो या सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। तो हिया कहता है कि उसके प्लान के हिसाब से मुझे बस ये प्रिटेंड करना है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बाद मैं उसके पीछे आदमी भेजूंगा और उससे कहूँगा कि तुमने मुझे मजबूर किया है ये शादी करने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं कि इस बार अगर तुमने कुछ बर्बाद किया ना तो देखना मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना ही रुतबा और ना ही पैसा। इसीलिए तुम कोई गलती मत करना। ये उनकी बात पे अग्री करता है। तो ई के डैड कहते हैं कि तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि चैन फैमिली का हिस्सा होने के नाते तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। ई कहता है कि डैड मैं बस उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। ई के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हें किसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारी बातें ई के डैड उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ई जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। जैसे उसके डैड उसके पास आते हैं, उसे आवाज़ देते हैं तो ई रोना बंद कर देता है और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। तो ई के डैड उससे कहते हैं कि तुम चैन फैमिली का हिस्सा हो और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रो नहीं सकते। तुम्हें जितना रोना है उतना रो, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे पास। ये सुनने के बाद तो ई के आंखों से आंसू रुकते ही नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ई के डैड कहते हैं कि तुम बहुत अमेजिंग हो ई। ई उन्हें थैंक्स कहता है। फिर उसके डैड कहते हैं क्या मेरा बेटा बनना ज़्यादा थका देने वाला है। तो ई उनसे कहता है कि शायद आपका डैड बनना बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे ई के डैड जो है उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को याद करते हैं डियाओ के जाने के बाद। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे ई के डैड ऑन से पूछते हैं कि तुमने सब चीज़ का अच्छे से ध्यान रख लिया। तो ऑन उन्हें हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछते हैं क्या ई को इस बारे में सब कुछ पता है। तो ऑन उन्हें बताता है कि उन्हें पता तो है लेकिन पूरी डिटेल में नहीं। वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही देर में। ई के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसी तरह के घटिया गेम्स खेलना चाहते हैं तो बाद में उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तभी वहाँ पे ई आ जाता है। ई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। ई अन को गुस्से में देखने लगता है तो अन की हवा टाइट हो जाती है। ई उसके डैड से कहता है कि डैड कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है, आपको आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। शायद वो उन्हें मेरा पीछा करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया और शायद मैं अकेला नहीं हूँ जिनका पीछा किया जा रहा है। ई के डैड कहते हैं कि कौन है वो और तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो ई कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपके गार्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं था, वो सिर्फ मेरा पीछा कर रहे थे। फिर वो अन को गुस्से में देखते हुए कहता है कि अब भी मैं तुमसे मदद की उम्मीद कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास अब भी टाइम है मेरी हेल्प करने के लिए या फिर तुम सिर्फ मेरे डैड के लिए काम करना चाहते हो। ऑन कहता है कि ऐसा नहीं है सर, अब भी आप मेरी पहली प्रायोरिटी हो। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ही मैंने मिस्टर मकॉन के लिए काम करना स्टार्ट किया क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थे। अन कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा हर चीज़ में। तो यूज से कहता है कि हर चीज़ में जो चीज़ें मुझे पता भी नहीं होती। अन कुछ नहीं कह पाता तो ई के डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे गार्ड्स को यूज़ कर सकते हो। तो ई कहता है लेकिन किस चीज़ के लिए यूज़ करूँ, ऐसा कुछ है भी जो मुझे अब नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरा सेक्रेटरी मेरे डैड के लिए काम करता है। तो ई के डैड उसको शांत करते हुए कहते हैं कि उस पर गुस्सा करना बंद करो और अब जो वो बता रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दो। तो ऑन उन्हें बताता है कि हमारे इंजीनियर ने जब कार को चेक किया तो उसने हमें कुछ बताया है। फिर हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे नुआ का दोस्त जो है वो इंजीनियर है और वो उनकी गाड़ी चेक कर रहा होता है। वो उनको फ़ोन करके बता देता है कि ब्रेक फेल करने के लिए किसी ने जो है वो कपड़े का इस्तेमाल किया था और वो उस कपड़े को इंजन में डाल दिया जिसकी वजह से ब्रेक काम नहीं किए। और उन्हें बताता है कि उस कपड़े की जांच करने के बाद और सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद हमें पता चला कि डियाओ के कार के साथ जिसने छेड़खानी की थी उसका नाम टेन है, यानी कि डियाओ का स्टेप ब्रदर और उसकी फैमिली मेम्बर्स। फिर हमें सीसीटीवी क्लिप्स दिखाए जाते हैं जिसमें टेन का चेहरा जो है वो रिवील हो चुका होता है। ये कहता है लेकिन वो घर के अंदर कैसे घुसा।
तो उन्होंने बताता है कि मिस्टर मकॉन का एक गार्ड जो है उनके साथ मिला हुआ है। उसे सारे गार्ड्स का शेड्यूल अच्छे से पता है। तो ई के डैड गुस्से में कहते हैं कि अब वो कहाँ पे है। अन कहता है कि हमने उसे पकड़ लिया है, उसे मेंशन के बाहर रखा है और उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। उसने बताया है कि मिस्टर टेम ने उसे पैसे दिए थे ये सारा काम करने के लिए। ई के डैड कहते हैं कि उसे अच्छे से सबक सिखाओ और चेन्स रूल क्या होते हैं उसे समझाओ। तो अन उनकी बात मान लेता है। फिर ई उससे पूछता है कि लेकिन सिर्फ टेम ही था इस सब में इन्वॉल्व। तो अन कहता है कि नहीं, टेम का किसी ने इस्तेमाल किया है डियाओ का एक्सीडेंट करने के लिए। असली कल्प्रिट जो है जिसका ये मास्टर प्लान था वो मिस्टर डियाओ के अंकल है। ई कहता है क्या डियाओ के अंकल? तो ऑन कहता है कि हाँ। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अन ने जब डियाओ के भाई को पकड़ा था यानी कि टेम को, तो उसने उसे सारे प्रूफ दिखाए थे। तो टेम कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं डियाओ को मारना नहीं चाहता था, मुझे क्या पता था कि हिया जो है वो कार ड्राइव करने वाला है। तो ऑन उससे गुस्से में कहता है तो तुम अकेले इसमें इन्वॉल्व थे या कोई और भी था तुम्हारे साथ? टेम कहता है कि मुझे छोड़ो, अगर मेरे डैड को पता चला ना तो वो तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और उससे कहता है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद वो तुम्हारा साथ देंगे कि तुमने डियाओ को मारने की कोशिश की थी। अन कहता है क्या तुम्हारे अंकल को इस बारे में पता है? तो टेम कहता है कि मुझे जाने दो, अंकल ने मेरा इस्तेमाल किया है इस सब के लिए। तो ऑन उन्हें बताता है कि यहाँ पे टेम का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उन्होंने टेम को ये बताया था कि उसके डैड जो है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो डियाओ के नाम पे करने वाले हैं। इसलिए उसका भाई डर गया कि उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसने उसके अंकल का साथ दिया। अन कहता है कि मुझे एक और बात बतानी है, मिस्टर टेम और मिस टेम जो है वो डियाओ के स्टेप ब्रदर सिस्टर नहीं है बल्कि उसके रियल ब्रदर सिस्टर है। उनकी मॉम का अफेयर उसके डैड के साथ तब से था जब वो पहले से शादीशुदा थे और अब उसका अफेयर उसके छोटे भाई के साथ है यानी कि डियाओ के अंकल के साथ। और वो भी इस प्लान की हिस्सेदार है, उसने भी अंकल का साथ दिया था डियाओ को मारने के लिए। फिर यहाँ पे डियाओ की स्टेप मॉम और उसके ब्रदर सिस्टर को लाया जाता है जहाँ पे ऑन उनसे पूछता है कि मुझे आप तीनों से बात करनी है। यहाँ पे डियाओ की बहन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो कहती है कि मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मुझे जाने दो। डियाओ की स्टेप मॉम कहती है कि हमें छोड़ो, हमें जाने दो। ऑन उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, डियाओ के अंकल कहाँ पे है? हमें डियाओ के अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपना बोरिया बिस्तरा भरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो जो है किसी को फ़ोन करके कहते हैं कि डियाओ जो है वो चैन फैमिली की वीकनेस है तो उसको पकड़ो। और फिर वो खुद से सोचते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग इस बार मुझे कैसे पकड़ सकते हो। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अनु उन्हें बताता है कि वो भाग गए हैं, हम अभी तक उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो ई कहता है कि और गार्ड हायर करो और किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर निकालो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ई और अन जो है वो डियाओ के डैड से मिलने के लिए आते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। डियाओ की डैड कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे आए? हिया कहता है कि मैं स्ट्रेट बात करूँगा और ऑन जो है उन्हें फाइल देता है। डियाओ के डैड कहते हैं कि ये क्या है? तो हिया उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो अकाउंट से गायब हो चुका है और आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं। तो डियाओ के डैड कहते हैं कि मैं इस बारे में तहकीकात करूँगा। हिया कहता है कि मुझे किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बात मेरी फैमिली पे ना आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अच्छे से ध्यान देंगे। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे आपका भाई का हाथ था। सिर्फ आपके भाई का नहीं बल्कि आपकी करंट वाइफ और आपके बेटे का भी हाथ था। डियाओ की डैड कहते हैं कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तो हिया उन्हें बताता है कि ये एविडेंस है और वो उन्हें एविडेंस देता है और कहता है कि ये कार तो आपको याद होगी जो मेरे डैड ने डियाओ को हमारे एंगेजमेंट पे गिफ्ट की थी और टेम ने ही जो उस गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी। तो डियाओ के डैड कहते हैं कि मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता, टेम कभी ऐसा नहीं करेगा, वो दोनों भाई है। हिया कहता है कि आप सच में ऐसा सोचते हैं कि दो भाई एक दूसरे का खून नहीं कर सकते? मैं सिर्फ आपसे एक ही फेवर मांगूंगा, डियाओ को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि डियाओ को दोबारा से हर्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका बायोलॉजिकल फादर ही क्यों ना हो। ये मैटर मैं खुद से हैंडल करूंगा। ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
डियाओ की डैड इसी बारे में सोचने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने बाइसिकल पे जा रहा होता है। तभी कुछ कार जो है उसका पीछा करती है, तो डियाओ अपनी साइकिल रोकता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो उस कार में से जो है वो कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं और वो डियाओ को पकड़ने लगते हैं। डियाओ उनसे फाइट करता तो है, लेकिन इतने सारे गुंडों के बीच में वो बेचारा फंस जाता है और एक उसमें से एक गुंडा जो होता है वो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। फिर वो लोग जो है उसे पकड़ के गाड़ी में डालने लगते हैं। तो डियाओ ने जिस बंदे को मारा हुआ होता है वो बंदा जो है वो स्टिक लेके डियाओ के पेट में मारने की कोशिश करता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।